अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाले चैप्टर में से और उसके इफ़ेक्ट्स में से। कल हमने ओजोन डिप्लीशन और पढ़ा था, इससे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, आज हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन से जो कॉज होती है, जो इसकी वजह से हमारी दुनिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो पढ़ना है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिज़ल्ट में आता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के और ओजोन डिप्लीशन के। और इन सब का कॉज क्या है, रूट कॉज वो है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि हम लोग गैसेस निकालते हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो हम अपनी इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे वो व्हीकल बननी हो, फॉसिल फ्यूल हो, इंडस्ट्रीज़ हो। ये ग्रीन हाउस गैसेस जब इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ये जाके करेंगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला सारा सीन। ठीक है, प्लस क्या करेंगी, ओजोन की डिप्लीशन करेंगी। जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है, अर्थ पे क्रिएट होता है, और ओजोन की डिप्लीशन होती है, तो क्या होता है इन टर्न कि टेम्परेचर जो है, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर देता है। और जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर जब राइज़ कर जाए तो हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ठीक है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि ये पूरी एक चेन चलती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी। और उससे हमारे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये राइज़ करेंगी। इसके बाद इनके नतीजे में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ के बाहर वाली जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो रेडिएशंस हैं सन की, वो ट्रैप हो जाती हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के इर्द गिर्द का टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन में क्या था कि अर्थ के बाहर जो ओजोन की लेयर है उसके अंदर होल हो जाते हैं, और उस होल्स की वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट सन रेज जो हैं वो अर्थ के अंदर घुसना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिससे यूवी लाइट्स जो हैं, यूवी रेज, वो भी आ जाती हैं और अर्थ का टेम्परेचर भी राइज़ करता है, और हमारे यहाँ हमें काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स मिलके क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जितनी भी आइस है या स्नो कैप्स हैं जो हमारी ग्लेशियर्स पे हैं या माउंटेन्स पे हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सारे पोलर रीजन की आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हमारा जब आइस मेल्ट होगी तो ज़ाहिर बात है वो पानी बन के आके समुद्रों में गिरेगी, और समुद्रों के अंदर जो सी लेवल है वाटर का, सी लेवल वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, जब ये इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, पानी समुद्र में ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़ाहिर बात है एक चीज़ से जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ से बह आती है। तो समुद्रों से पानी ज़रा सा भी किसी भी अर्थक्वेक के ज़रिए या किसी तूफ़ान के ज़रिए, वो पानी जो है वो समुद्र की कैपेसिटी से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फ्लड्स की सूरत में हमारी ज़मीन पे आ जाएगा, तो क्योंकि और तो कोई जगह है नहीं उस पानी के जाने की। तो वो सी लेवल से जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो पानी निकल के समुद्रों से, दरियाओं से सैलाब की सूरत में हमारी ज़मीनों पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे जितने भी साहिली इलाके हैं वहाँ पे जो है, वहाँ पे तूफ़ान आ जाएंगे, वहाँ पे सैलाब आ जाएंगे। तो ये सारी जो है ना, ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, कि जब हमारा टेम्परेचर अर्थ का राइज़ करता है तो उससे ना सिर्फ गर्मी बढ़ती है, बल्कि क्या होता है कि पूरा का पूरा डेजर्ट जो है वो हमारी अर्थ जो है वो बन जाती है, क्योंकि जितना एक्सेस टेम्परेचर पड़ रहा है, एक ज़मीन जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करिए तो पानी एक तो वेपरेट करना शुरू हो जाता है, हमारी रिवर्स का आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनका पानी आके टेम्परे सी में गिरता है, समुद्रों का पानी राइज़ हो जाता है, और जो है फ्लड्स की सूरत में दोबारा ज़मीन पे आ जाता है। हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो डाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी जो है उसका टेम्परेचर भी राइज़ कर जाएगा। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर राइज़ करेगा तो पानी भी तो अर्थ पे ही मौजूद है, तो पानी का अपना टेम्परेचर राइज़ करना शुरू हो जाएगा। जितनी हमारी एक्वेटिक फिशेज़ हैं, जितनी मरीन लाइफ है, उसको ठंडे जो पानी है उसकी
ज़रूरत है, जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो खुद मरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पोलर रीजन्स पे जितने जानवर रहते हैं वो उनको सर्दियों की आदत है, उनको विंटर चाहिए होते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो ये जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो ना सिर्फ इसका सिर्फ इंसानों पे या इंसान की ज़मीन पे, बल्कि पानी और पानी में रहने वाले जानवरों की ऊपर भी असर पड़ता है। उसके अलावा हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज जो है आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता जा रहा है। तो ये सारी कॉजेज़ जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारी एनवायरनमेंट पे और हमारी क्लाइमेट पे इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो बस ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक इतना सही था, आपने यही लिखना है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से यहाँ तक उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये यहाँ से नीचे यहाँ तक उन्होंने इसके इफ़ेक्ट बताया है कि इन टर्न ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या अफेक्ट होता है हमारी दुनिया पर और हमारी ज़मीन पर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है एसिड रेन। आज सिर्फ एसिड रेन ही है और पढ़ेंगे। एसिड रेन क्या होती है कि जो जो हम इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं, मैन मेड सोर्सेज जितने भी हैं हमारे, चाहे उसके अंदर हमारे व्हीकल्स हों, हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी फैक्ट्री हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैसेस रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें गैसेस रिलीज़ करेंगी और इन गैसेस के अंदर मौजूद होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये दोनों गैसेस मौजूद होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन एसिड रेन इन दोनों की वजह से होती है। ठीक है, तो ये गैसेस जब इनका ये इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये दोनों गैसेस इंक्रीज़ कर जाएंगी, तो होगा क्या कि ये गैसेस हैं, ज़ाहिर बात है, उठ के एटमॉस्फेयर में जाएंगी और ऊपर जाके हमारे जितने भी वाटर वेपर्स हैं या जितने भी बादल हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगी। अब जैसे ही ये ऊपर जाके मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड जिसे हम AHNO3 कहते हैं, ये बना देती हैं ऊपर जाके। ठीक है, तो होता क्या है कि गैसेस जो हैं ये सस्पेंडेड है एयर के अंदर, ऊपर से ये बादल आते हैं, बादल, बारिश गिरती है, ये गैसेस इस वाटर के साथ, इस ये वाटर इस गैसेस के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो अब जो बारिश होगी वो कौन सी बारिश होगी, वो एसिडिक रेन होगी, क्योंकि उसके अंदर ये दो एसिड शामिल हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दो गैसेस से जो कि डिफरेंट मैन मेड या नेचुरल सोर्सेज से उठ रही थी, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस आ सकती हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड्स आ सकते हैं, फॉरेस्ट बर्निंग आ सकती है। तो इन सोर्सेज की वजह से जितनी भी हमारे पास ये गैसेस उठ रही थी वो वाटर के साथ, क्लाउड्स में मौजूद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन प्रोड्यूस कर रही है। अब एसिड रेन में और नॉर्मल रेन में क्या फ़र्क है? ज़ाहिरी बात है, एक नॉर्मल रेन वो एसिडिक नहीं होती। जब कोई एसिड किसी चीज़ के अंदर शामिल कर दोगे तो उसमें तेज़ाबियत आ जाएगी। ठीक है, वो सारी जो पानी, जो नॉर्मल पानी था वो गंदा हो जाएगा। अब इस एसिड रेन से होता क्या क्या है कि एक जो तेज़ाबी वाला पानी है जिसके अंदर तेज़ाब एक तरह से शामिल है, वो जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ वहाँ नुकसानदेह होगा। सबसे पहले वो पानी जब बारिश होती है, एसिड रेन जब होगी, तो ज़ाहिर बात है वो तालाब होंगे या समुंदर होंगे या नहरें, नदियाँ, जहाँ पे भी वो पानी गिरेगा तो वो वहाँ पे रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है, फ़िश वगैरह, मरीन लाइफ है, उनके लिए हार्मफुल है, वो उनको मार देगा। ठीक है, वो पानी जहाँ पे गिरेगा वो उस तालाब को गंदा कर देगा और वो मछलियाँ जब वो पानी पिएंगी तो वो भी मर जाएंगी। दूसरी बात, जब ये एसिड रेन किसी ऐसी जगह पड़ती है जहाँ फॉरेस्ट है या दरख्त हैं, तो वो जो रेन है वो नॉर्मल रेन नहीं है, उसके अंदर एसिड शामिल है। तो वो जिन जिन ट्रीज़ पे पड़ेगी वो उनको गला देगी, ठीक है, उनको जला देगी, तो ट्रीज़ ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा उनकी जो ज़मीन है, वो जो ज़मीन है जहाँ पे ट्रीज़ उगे हुए हैं, वो उस सॉइल में भी शामिल हो जाएगी, वो रेन, वो पानी उस ज़मीन में भी शामिल हो जाएगा और उस सॉइल को भी क्या कर देगा, एसिडिक। तो वो जो पानी है वो उस सॉइल को एसिडिक करने की वजह से क्या होगा कि ना वो ज़मीन
अच्छे पौधे उगा सकेगी, और जो पौधे पहले से मौजूद थे वो उनको जला देगी। तो ये सारा चीज़ आपका फॉरेस्ट जो है, या कोई भी कोई पार्क है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी है, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात क्या करती है एसिड रेन, कि वो अगर किसी स्टोन वर्क पे पड़े, जैसे आपकी बिल्डिंग्स पे पड़े, ठीक है, आपके वॉल्स पर पड़े, कोई भी आप मार्बल पे पड़े, आपके आपके घरों के मार्बल पे, आपके मेटल के दरवाज़ों पे, ठीक है, किसी भी चीज़ से पड़े जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं आपकी, जिसके अंदर स्टोन भी आ जाता है, मेटल भी आ जाता है शामिल, ठीक है, आपके घरों पे, आपकी फैक्ट्रीज पे, जो भी चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है उस पर पड़ेगी, तो एसिड रेन उसको भी जला देगी, क्योंकि वो पत्थर का बना है या स्टील का बना है, किसी मेटल का बना है। तो तेज़ाब पड़ने की वजह से, एक ऐसा पानी जिसके अंदर तेज़ाब शामिल है, उसमें पड़ने की वजह से वो चीज़ जो है वो गलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो तीसरा काम ये करती है एसिड रेन। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको मेटल्स साथ ही बता दिए। यहाँ देखें आप कि ये नया मेटल था, इस पे एसिडिक पानी पड़ पड़ के वो जंग आलूदा हो के एंड पे गल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉजेस थे एसिडिक रेन के। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके अलावा आपने यहाँ से क्वेश्चंस एंड पे से करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं मेन, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। आपको मिलेगा यहाँ पे ये आंसर्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ से यहाँ तक बस क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर का आंसर है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा और एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि नेम द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताने हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर हमें ग्रीन हाउस वाले जो चैप्टर टॉपिक है उसके अंदर मिल जाएगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले आप टॉपिक पे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बस इन गैसेस के नाम लिखने हैं और आगे आपने लिखना है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये पूरा लिखना है आपने, मैंने छोटा करके लिखा है। ठीक है, ये 4-5 नाम है ग्रीन हाउस गैसेस के। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है नेम द एसिड विच आर प्रेजेंट इन द एसिडिक रेन। एसिड रेन, ये अभी हमने पढ़ा है कि कौन सा एसिड मौजूद होता है एसिड रेन के अंदर। एक है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है नाइट्रिक एसिड। तो आपने आंसर लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन। ठीक है, बस इतना सा आंसर है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। चौथा क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट वाई। ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट क्यों है। ओजोन लेयर वाले टॉपिक में इसका आंसर लिखा होगा। ये वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओजोन लेयर क्या करती है। ये देखिए, अ लेयर ऑफ ओजोन इन द uppermost atmosphere of earth stops the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. In this way living things on the earth remain safe from harmful effect of the ultraviolet radiation coming from the sun. यहाँ से यहाँ तक इस पूरे 4th क्वेश्चन का आंसर है एज इट इज़। ठीक है, ठीक है, लेयर ऑफ ओजोन क्या करती है, अपर मोस्ट लेयर के अंदर अर्थ को कि उसे स्टॉप करती है अल्ट्रावायलेट रेस को, और ये अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो इंसानों को बचाती हैं हार्मफुल इफेक्ट से। ये चौथे का आंसर था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बुक से ही बता रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये आप खुद भी कर सकते थे। अब यहाँ तक जो है ना, आपने क्वेश्चन अभी इतने कॉपी पे लिख लेने हैं। इससे आगे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तब लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं करने, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपने अभी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन जो हैं हमने कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो
कि डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये भी हम पढ़ चुके थे कि आपने बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे। आप जाएंगे एयर पोल्यूटेंट्स वाले, हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था ये वाला, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज़ बताई थी जितनी भी गैसेस थी उनकी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो है ना टॉपिक, यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ह्यूमन ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस और पॉइजनस गैस है, ये इफेक्ट करती है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को बैडली और कॉज करती है हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। When it reaches our blood, it binds with hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity. ये पूरा का पूरा आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4.3 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इस पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपने हर फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, ये चारों हमने आज 2 दिनों में पढ़ लिए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लेशन कल पढ़े थे, आज हमने पढ़ लिए हैं एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे के सारे आपने करके आने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारे ऐसे एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको कभी भी ये सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, एक एक करके वो पूछेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन वाला टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ये टॉपिक, ठीक है, पूरा। इसके अंदर कुछ कटवाने वाला नहीं है। और एक बात, आपने ये नहीं लिखना होता फिगर 4.6, ठीक है, ये नहीं लिखनी होती। कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये ब्लंडर मारते हैं कि फिगर 4.6 लिख देते हैं। ये उन्होंने बुक में आपको समझाने के लिए रेफरेंस दिया होता है कि आप जाके फिगर 4.6 देखें, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ये है। आपने इसकी पिक्चर ज़रूर बनानी है इन चारों के चारों फिनोमेना की। तो जोन डिप्रेशन वाला टॉपिक आपने यहाँ तक करना है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है, और एसिड रेन, ये इसके आपने फैक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एनिमल्स एंड बिल्डिंग यहाँ आर लिखकर ये बताने हैं जी। पहला फैक्ट क्या है, फिश किल्ड बाय एसिड रेन वाटर। दूसरा फैक्ट क्या है, इस इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ट्रीज। तीसरा फैक्ट क्या है, स्टोन वर्क इरोजन। चौथा है करोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। ये नहीं लिखना आपने आर शोन इन द फिगर। बच्चों वाली हरकतें ना करिएगा, आप लोग 8th क्लास में स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, इतनी इंग्लिश सबको ही आती होती है, ठीक है। ये सारे आपने क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने आज कौन से कंप्लीट करने हैं इस वीकेंड पे, ये 4 और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। ये वाले आपने अभी नहीं करने। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।